आवाज वगैरह सब ठीक है? हाँ, लाइव। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं गार्गी सारस्वत आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। और उम्मीद करती हूं कि सभी प्यारे प्यारे बच्चे एकदम बढ़िया होंगे, आनंदित होंगे। आ जाएं सभी प्यारे बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शशांक, गौरव जी, समर्थ जायसवाल जी शॉर्ट। और कहाँ गए ये? तो फिर एडवर्टीजमेंट आने लग गए। हाँ जी, शिवानी खुराना, मोहित राजपूत, प्रीति राठौर, प्रिया राज, गुड्डा हूँ मैं, गार्गी मैम का गुड्डा हूँ, बहुत बढ़िया। प्रीति फोगाट जी, सतीश कुमार, मन्ना सिंह, मनन सिंह भाटी, सोमा श्री बंदोपाध्याय, क्या बात है। सोनू सारस्वत मैम, मैं रेलवे एसएससी दोनों की तैयारी कर रहा हूँ, क्या मेरे लिए कोर्स बेस्ट रहेगा? सबके लिए बेस्ट रहेगा। बड़े देखो भाई, पॉलिटी, इतिहास, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ये बदलते नहीं है ना। ये जीएस जो है ये बदलेगा नहीं, तो इस चीज को विशेष तौर पर याद रखना है कि अगर आप किसी भी तरीके की इस तरीके की क्लासेस ले रहे हैं तो बेनिफिशियल रहती है। लेकिन अगर इसी से जुड़ी हुई पहले से कोई क्लास लेके बैठे हो तो बेटा दो जगह पैसा डालने का कोई लॉजिक नहीं रहता है। तो आ जाएं एक बार सभी प्यारे प्यारे बच्चे फटाफट से। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ बिल्कुल, टाइम टेबल बता देंगे, टाइम टेबल बताएंगे। नवीन भैया टाइम टेबल पिन कर दो, सबसे बेस्ट यही है, टाइम टेबल पिन कर दिया जाए। अभी टाइम टेबल पिन होगा। ये पहले मैं आपको बता दूं, ये एसएससी सीजीएल के लिए विशेष तौर पर बैच चल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहां जो पॉलिटी होगी वो किसी अन्य एग्जाम में काम नहीं आएगी। बहुत बढ़िया बेहतरीन तरीके का आपका ये पॉलिटी की क्लासेस रहेंगी, ये अन्य एग्जाम में भी काम आएंगी। तो निर्माण बैच की ये पहली डेमो क्लास है पॉलिटी की। आज आपके लिए 3 दिन आपको पता है डेमो चलेगा, और उसके बाद क्लासेस एप्लीकेशन पे चलेंगी, ये आप भली भांति परिचित हैं। तो 3 दिन ठोक के बजा के एकदम बढ़िया तरीके से आप चेक कर लें कि पढ़ाने वाले आपके मास्टर जी मास्टरनियां बढ़िया हैं या नहीं है। तो पहले एक बार सिलेबस पर डिस्कशन कर लेते हैं बेटा जी। क्या क्या हम पढ़ रहे होंगे जो मुख्य तौर पर इंपॉर्टेंट बेसिस पे आपके आता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पढ़ रहे होंगे, जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे कि किसी भी देश की कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कुछ लोगों का ग्रुप होता है, उसे कहते हैं आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो संविधान सभा के बारे में, फिर उसने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसके बारे में पढ़ रहे होंगे। फिर इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या सब हमारा ही है या कहीं से हम इंस्पायर हुए, तो वो सोर्सेस क्या रहे हैं, वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उससे कर रहे होंगे। फिर जो अलग अलग आपके कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स हैं, पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था 22 भाग थे, 22 पार्ट्स थे। अब उसके बाद बहुत सारी चीजें बदली, अमेंडमेंट्स हुए, संशोधन हुए, 25 पार्ट हो गए। तो भाग और जितनी शेड्यूल हैं, अनुसूचियां हैं, उनके बारे में पढ़ रहे होंगे, है ना। भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र यानी यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज पढ़ रहे होंगे। आप पढ़ेंगे सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स। बहुत सबसे ज्यादा प्रश्न इस बार जो आया था फंडामेंटल राइट्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चन थे आपके। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द आपके स्टेट पॉलिसी की बात करेंगे, डीपीएसपी की बात करेंगे, नीति निर्देशक तत्व की बात करेंगे। यानी जब भी आप कोई देश होता है अपने यहां पे कोई नियम कायदे कानून बनाता है तो अपने दिमाग में क्या रखता है। आपके घर में आपके मम्मी पापा ने कोई नियम, कोई कायदा, कोई कानून बनाया होगा कि 7 बजे के बाद मेरे घर का बच्चा बाहर नहीं जाएगा, तो दिमाग में कुछ होगा ना। इस नीति को बनाने के लिए, इस पॉलिसी को बनाने के लिए उनके दिमाग में क्या प्रिंसिपल रहा, क्या सिद्धांत रहा, ऐसे ही देश को चलाने के लिए क्या जो पॉलिसी बनेंगी उनके प्रिंसिपल्स क्या होंगे, उन्हें आप कहते हो, उनके बेस क्या होंगे, उन्हें आप कहते हो नीति निर्देशक तत्व या डायरेक्टिव पॉलिसीज ऑफ द स्टेट। आप डीपीएसपी बोलते हो उसे, है ना। तो उनके ऊपर बात करेंगे। मूल कर्तव्य, यानी इसके बाद आप बात करोगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसके बाद आप बात करोगे किसकी, फंडामेंटल ड्यूटीज की। फिर संघ, संघ के अंदर जो भी सारी चीजें होती हैं सबके बारे में बात कर रहे होंगे। यानी कि आप और हम बात कर रहे होंगे यूनियन, या जिसमें जो पूरे देश के लिए एक सरकार होती है उसके ऊपर बात कर रहे होंगे। उसके अंदर कौन आता है, उसके अंदर आप प्राइम प्रेसिडेंट के बारे में भी बात करते हो, प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल के बारे में बात करते हो। फिर उसी के अंदर आप सुप्रीम कोर्ट के लिए भी बात करते हो। तो ये सभी चीजें हम पढ़ रहे होंगे। फिर हम भाग 6 जो कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन में है, स्टेट के बारे में, तो स्टेट के बारे में पढ़ रहे होंगे। गवर्नर होता है स्टेट के अंदर, एक
चीफ मिनिस्टर होता है, उसकी भी एक काउंसिल होती है ना, विधानसभाएं होती हैं, इन सब के बारे में पढ़ रहे होंगे। फिर आप पढ़ रहे होंगे यूनियन टेरिटरीज, यूटीज के बारे में, यानी कि जो संघ राज्य क्षेत्र हैं भारत में, इस समय 8 यूनियन टेरिटरी हैं, उनके बारे में पढ़ रहे होंगे। पंचायत के बारे में पढ़ेंगे। स्टेट और आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच रिलेशनशिप कैसे हैं, और इन रिलेशनशिप को तब से लेके अब तक में लाने में कौन कौन से आयोग आए, कमीशन आए, उन्होंने अपनी क्या क्या प्रपोजल दिया, सिफारिश दी, उसके बाद आज रिश्ते जो देखने को मिलते हैं वो है हमारी नजरों के सामने। एक समय तो ऐसा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट एकदम कान ही कुतर लेती थी स्टेट गवर्नमेंट के। मतलब इसका मतलब समझ रहे हो, अगर सेंटर में गवर्नमेंट है कांग्रेस की और किसी स्टेट में जो गवर्नमेंट चल रही है वो बीजेपी की चल रही है, तो अब वो ये सोचते थे इसको परेशान करना, कैसे करना, ठीक है भाई आर्टिकल 356 लगवाओ, राष्ट्रपति शासन लगवाओ, कैसे भी करके लगवाओ। तो ये बहुत सारी चीजें चलती थी, लेकिन आज रिश्ते सुधरे हैं, है ना। तो इसके पीछे बहुत एक लंबी जर्नी है, उसे समझ रहे होंगे। यहां से भी प्रश्न बहुत बनते हैं। इलेक्शन कमीशन के बारे में समझ रहे होंगे। राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज, इमरजेंसी प्रोविजंस जो हैं भारत के, जो इमरजेंसी लगती है, कब लगती है, कब कब लगी, और किन किन चीजों की सिचुएशन आएगी कि इमरजेंसी लग सकती है, कौन लगाता है, इमरजेंसी जब लगती है तो फिर कानून कौन बनाता है, इमरजेंसी होती क्या है, इन सबको समझ रहे होंगे। फिर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट या संविधान में संशोधन कैसे किया जाता है उसको समझ रहे होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि संविधान तो बन गया, कॉन्स्टिट्यूशन तो बन गया बहुत पहले, लेकिन तब से लेके अब तक में नियम कायदे कानून तो बदले हैं ना, और बदलने पड़ते भी हैं बेटा जी। आप एक बात बताओ, आपके दादी दादाजी के समय के चले हुए नियम कायदे कानून क्या आपके लिए चल जाएंगे? आपकी दादी जी इतना घूंघट डाल के चलती थी, इससे भी ज्यादा ही मान लो। क्या अब आपकी बहन की कहीं शादी करवाओगे आप, तो आप यही कहोगे कि नहीं इतना ही घूंघट डाल के चलना? वो ये कहेगी चल पढ़ा लिखा बेवकूफ, कहाँ जा रहा है बात करने शादी की, मेरे रिश्ते की, तू पहले खुद की बुद्धि सुधार ले, आपकी बहन ही कह देगी। तो समय बदला है। अब जब समय बदला है तो ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट भी बदली होगी भाई, संविधान में भी तो चेंज करने की जरूरत आएगी, उसको समझ रहे होंगे। इसी तरीके से एंड में विशेष उपबंध और इन सब बातों को समझ रहे होंगे। समझ रहे हो? हाँ बिल्कुल, आ जाओ। हाँ नाहिद कह रहे हैं चल जाएगा, चल जाएगा बेटा, पता लगेगा कितना चलवाओगे। अरे बातें तो तुम सब खूब बना लेते हो। तो आज सबसे पहला टॉपिक जो है बहुत प्यार प्यार से समझेंगे, देखो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, आनंदित रहना, मस्त रहना, खूब हंसी मजाक के साथ समझाऊंगी, और जितना समझाऊंगी वहां से क्वेश्चंस बने हुए हैं और बताती भी चलूंगी साथ के साथ। तो सबसे पहले बेटा जी यहां लिख लो बढ़िया तरीके से संविधान, ठीक है। संविधान यानी कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या रहेगा? कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, संविधान रहेगा, ठीक भाई। अब बेटा एक बात बताओ, बस चलाइए, बस में बैठे होगे, बस नहीं चलाई तो कोई दिक्कत नहीं, बस में बैठे होगे। ट्रेन नहीं चलाई तो क्या हुआ, ट्रेन में बैठे होगे। ऑटो नहीं चलाया तो क्या हुआ, ऑटो में बैठे होगे। और स्कूटी विस्कूटी साइकिल वाइकिल तो चलाई होगी। तो जब भी आप कोई व्हीकल चलाते हो, रोड पे जाते हो, तो कुछ नियम होते हैं, कुछ कायदे होते हैं, कुछ कानून होते हैं जिनको फॉलो करते हो, करना ही पड़ेगा। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि भाई तुम ये कहो मैं बादशाह, मैं अपनी मर्जी से साइकिल चलाऊंगा। अरे तुम बादशाह, तुम अपनी मर्जी से साइकिल चलाओगे, दूसरे का जीवन भी तो तुम्हारे साइकिल चलाने पे या मोटरसाइकिल चलाने पे डिपेंड करता है। तुम ये कह दो नहीं साहब मैं तो आंधी तूफान की तरह चलाऊंगा, जो सामने आएगा मर जाएगा, अपनी 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 आप देखे, नहीं ऐसे नहीं होगा, जेल में पहुंच जाओगे। तो जब आप एक नॉर्मल बस चलाते हो, ट्रेन चलाते हो, या एक नॉर्मल अपनी स्कूटी बाइसिकल चलाते हो, तो उसके लिए भी कुछ नियम, कुछ रूल्स फॉलो करते हो। तो ऐसे ही बेटा जब पूरा देश चलता है ना, पूरी जब कंट्री को रूल करना होता है, पूरे देश को सिस्टमैटिक वे में चलाना होता है। चलाना ये नहीं है कि देश को कहीं चला रहे हैं धक्का दे दे के, नहीं, मतलब पूरी कंट्री को एक बेटर तरीके से मूव कराना है, रन कराना है, तो कुछ नियम कायदे कानून होंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान होता क्या है? किसी देश यानी किसी कंट्री के, किसी देश के ऐसे नियम कायदे कानून, ऐसे नियम है ना, या कायदे कानून कुछ भी कह लो, ऐसे नियम कायदे कानून यानी रूल्स, ऐसे नियम कायदे कानून इन शॉर्ट कहेंगे, क्या कहेंगे बेटा जी? रूल्स, जिन्हें उस कंट्री के हर व्यक्ति को फॉलो करना होता है, जिन्हें
जिन्हें उस देश का हर नागरिक मानता है, जिन्हें उस देश का हर सिटीजन, हर नागरिक यानी हर सिटीजन मानता हो, फॉलो करता हो, हर नागरिक यानी हर सिटीजन मानता हो, फॉलो करता हो, उसे आप क्या कहोगे? उसे आप सिंपल शब्दों में कहोगे कि यह देश का संविधान है और यह देश उसी कायदे, नियम, कानून पर चलता है। ठीक है, न केवल हर सिटीजन मानता है, सरकार भी मानती है। तो ये एक तरीके से रूल बुक है, एक किताब है जिसके अंदर लिख दिया गया है कि इस काम के लिए ये आदमी है और ये काम इस तरीके से होगा। इससे क्या रहेगा? कोई लड़ाई नहीं है। जैसे घर में मम्मी डिसाइड कर लेती हैं कि भैया झाड़ू पोंछा करोगे तुम, बहन मांजेगी बर्तन। तो ये क्या हुआ? पहले से काम डिवाइड कर दिया, डिसाइड कर दिया। अब क्या, कोई लड़ाई नहीं है। अब तुम झाड़ू पोंछा नहीं करोगे तो मम्मी की झाड़ू तुम बढ़िया पड़ेगी। ठीक है, बहन काम नहीं कर रही होगी, उस पर भी पड़ेगी। तो डिसाइड हो गया, कोई लड़ाई नहीं कि तू करेगा कि तू करेगी, ये काम खत्म है। ठीक, आ रही बात समझ में? हाँ बेटा, ये इंग्लिश में ही मैंने आपको बताया। ये आप जानते हो कि इट इज अ काइंड ऑफ अ रूल बुक which is followed by every citizen in any country। ठीक है, किसी भी देश में। तो जहां आपको, मुझे लगा जो भी टर्म रहेंगे उन्हें मैं बायलिंगुअल लेके ही चलूंगी। नागरिक को मैंने ऑलरेडी बता दिया सिटीजन कहते हैं, और कानून को आप जानते हो रूल्स। तो ये इतना सामान्य भाषा में समझ में आ रहा होगा कि किसी भी कंट्री में जो रूल्स होते हैं, जिन्हें हर कंट्री का, उस देश का हर सिटीजन फॉलो करता है, उसे आप क्या कहते हो? उस रूल बुक को, उस कानून की किताब को, रूल बुक को आप कॉन्स्टिट्यूशन कह देते हो। क्या कह देते हो? कॉन्स्टिट्यूशन कह देते हो, संविधान कह देते हो। ठीक, अच्छा, यहां तक समझ में आया? हाँ, चलिए चलिए, हाँ और बताएं। रिक्वेस्ट है सबसे, सब लोग एक साथ लाइक कर दो वो, कि बिकॉज वीडियो इज टू ऑसम। अच्छा ठीक है भाई, मन करे तो लाइक करना, नहीं करे बिल्कुल मत करना, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई समस्या नहीं है। अब एक बात बताइए, पहले एक चीज समझिए कि कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है। तो यहां ध्यान से समझेंगे कि किसी भी कंट्री में पहले राजा महाराजा रहते थे, वो तो ये कह देते थे, वो सुना है वो डायलॉग, मेरा वचन ही माहिष्मती का शासन है। तो वो वाला मामला भी था। तो देखो, एक मामला चलता है, ये पता होना चाहिए आपको, जिसको कहते हैं राजतंत्र, मोनार्की। क्या कहते हैं? मोनार्की। इसमें मामला क्या रहता था बेटा, कि जो राजा होता था, कौन रहता था? राजतंत्र का मतलब राजा। तो राजा या रानी जो भी होगा, राजा या रानी जो भी होगा, किंग या क्वीन जो भी होगा या होगी, इन लोगों का अपना जो कह दिया इन्होंने वही फॉलो किया जाता था। ठीक है, राजा रानी का रूल सुपर था, सबसे ऊपर। इसे लिखना नहीं है, इसे सिर्फ समझना है। राजा रानी ने जो कह दिया, वही वाली बात कि मेरा वचन ही माहेश्मती का शासन है। अब भाई, तुम्हारा वचन भी तो गड़बड़ हो सकता है, तुम गड़बड़ी कर सकते हो ना, पर नहीं, बोले अब तो बस ए बाहुबली निकल जा रहे यहां से। तो वो वाला मामला था। तो मोनार्की में क्या रहता था कि राजा ही क्या करेगा, राजा या रानी ही कानून बना रहे हैं, लॉ बना रहे हैं। ठीक है, अब इनकी नजरों में तो क्या सिचुएशन है कि मेरा लॉ जो है वो तो बहुत जबरदस्त है। अब किसी को वहां उस दिक्कत हो रही है उस लॉ से, कानून से, तो वो जाके राजा जी के पास रिक्वेस्ट कर रहा है, बाबू जी देख लो जरा, ये वाला लॉ जो है इससे हमें दिक्कत हो रही है, आप लगान बढ़ा दिए हो, है हमारे दो बच्चे हैं और बड़ी दिक्कत में आ गए हैं, हमारा सूखा पड़ गया। राजा कह रहा, अब बहुत फसल हो रही है, मेरे पास खबर आती है। ठीक है, अब जिसने लॉ बनाया है, तुम जाके कहो उससे कि भाई तेरे लॉ में गड़बड़ी है, मार लगाएगा, क्योंकि वो राजा था। ठीक है, तो ऐसे में कानून भी राजा ही बना रहा है मोनार्की के अंदर। ठीक है, जजमेंट यानी न्याय भी यही कर रहा है, जजमेंट भी, न्याय भी यही कर रहा है, न्याय भी, और उसको एग्जीक्यूट भी यही करा रहा है। तो पूरी पावर किसके हाथ में है? राजा और उसको सपोर्ट करने वाले लोगों के हाथ में। तो इस सिस्टम में क्या है, ये सिस्टम गड़बड़ाता है, इसमें गड़बड़ी है। जो लॉ बनाएगा वो अपने लॉ को कभी भी गलत नहीं बताएगा। तो यहां पे आम जनता होती है परेशान। तो इसीलिए सबसे बेस्ट तरीका जो है रूल का या किसी देश को चलाने का, वो है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। क्या है? लोकतंत्र या डेमोक्रेसी। तो लोकतंत्र में सिचुएशन क्या होती है, डेमोक्रेसी में सिचुएशन क्या होती है, यहां से लिखना है, ये वाले पॉइंट को लिखना है कि डेमोक्रेसी के अंदर लॉ बनाने के लिए एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है,
है ना, जिसे आप कहते हो लेजिस्लेचर। क्या कहते हो? लेजिस्लेचर। जिसे आप हिंदी में कहते हो विधायिका। क्या कहते हो? विधायिका। विधायिका में विधि, विधि का मतलब जो कानून बनाएगी। लेजिस्लेचर में एल से याद रखना लॉ, जो लॉ बनाएगी। तो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन होगी, एक संस्था होगी जो क्या बनाएगी? लॉ बनाएगी। ये बात समझ में आती है? ये बात समझ में आती है अच्छे तरीके से? अच्छा, तो लॉ बनाने के लिए अलग हो गया। फिर एक होती है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका। एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका जो इस लॉ को एग्जीक्यूट कराएगी। ये जो लॉ बन गया है इसे एग्जीक्यूट कराने का काम जो करेगी, यानी उस लॉ को लागू कराने का काम जो करेगी, उस कानून को लागू कराने का काम जो करेगी, उसे आप क्या कहते हो? एग्जीक्यूटिव कहते हो, उसे आप कार्यपालिका कहते हो। कोई दिक्कत? अच्छा, अब किसी को कोई दिक्कत है कि भाई ये वाला जो लॉ है ये मेरे लिए बड़ी दिक्कत कर रहा है, मैं नहीं मानता, मेरे मौलिक अधिकारों को, मेरे फंडामेंटल राइट्स की बैंड बजा दे रहा है, इसको हटाओ। तो ऐसे में कहां जाके रोएगा आदमी? तो यहां डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में इतना स्पेस होता है इन कंट्री में कि यहां न्यायपालिका अलग होती है। क्या होती है? न्यायपालिका अलग होती है, जुडिशरी बिल्कुल अलग होगी। ये बात विशेष तौर पर याद रखनी है कि न्यायपालिका जो न्याय देगी, जो जुडिशरी जहां आपको जजमेंट मिलेगा, वो बिल्कुल अलग होगा। यहां तक मेरी बात समझे हो? यहां तक मेरी बात समझे हो? ठीक है, आ जाओ आ जाओ। ये JR स्मार्ट स्टडी, अगर आपने MTS के लिए नोट्स बनाए, कुछ ऐड करना हो, अतिरिक्त चीजें हो, उन्हें ऐड करते चलना। नोट्स बार बार नहीं बनाते हैं, ठीक है? एक ही सोर्स रखो, उसी में चीजें ऐड करते चलो। यहां तक समझ में आया? ठीक है। तो डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी चीज ये होती है कि डेमोक्रेसी में लेजिस्लेचर एक ऑर्गन होगा जो लॉ बनाएगा, विधायिका जिसे कहते हैं। जैसे देश के लिए, पूरे देश के लिए संसद होती है और हर राज्य के लिए विधानसभा होती है। आ रही बात समझ में? ये जैसे अभी थोड़े दिनों पहले विधानसभा के अंदर ही क्या हुआ, अखिलेश जी ये बोल दिए कि कैसा देश है, कैसा रामराज चला रहे हो योगी बाबा, हैं उमेश पाल की ऐसे हत्या हो गई। फिर वहीं उसी विधानसभा में योगी बाबा बोल दिए क्या, कि मिट्टी में मिला देंगे। और फिर तुम देख ही रहे हो 2-3 दिनों से मिट्टी में दे दनादन मिट्टी में मिलाया जा रहा है। तो ये वो जगह होती है लेजिस्लेचर। अब समझ में आया ना कि लेजिस्लेचर कौन सी जगह होती है? तो विधायिका वो जगह जहां कानून बनेगा, और कानून बनाने के लिए पक्ष भी बैठेगा, विपक्ष भी बैठेगा, आपस में डिस्कशन करेंगे और फिर देश के लिए या उस स्टेट के लिए, उस राज्य के लिए बेस्ट कानून बनाएंगे। L फॉर लेजिस्लेचर, L फॉर लॉ मेकिंग। विधायिका यानी विधि बनाने वाली जगह। फिर एग्जीक्यूटिव जो उस लॉ को क्या कराएगा? एग्जीक्यूट कराएगा, कार्यपालिका कहते हैं। फिर न्याय के लिए तुम्हें कोई दिक्कत है तो तुम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट्स में जाओगे। यहां तक का मामला ठीक? आओ साहब, तो ये तो आपके समझ में आ गया कि जब डेमोक्रेसी होती है किसी देश में, लोकतंत्र होता है, यानी जनता को पूरी आजादी है, तीनों अलग अलग ऑर्गन है और जनता को अधिकार है कि भाई उसके लिए ही ये देश चल रहा है। मेन में, कोर में जब जनता है, ठीक? तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंट्री में क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन जरूर होता है। तो यहां से लिखना, नोट करना शुरू करेंगे कि डेमोक्रेटिक कंट्री यानी लोकतांत्रिक देशों में, डेमोक्रेटिक कंट्रीज में, डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक देशों में, लोकतांत्रिक देशों में, ठीक है, देशों में क्या होती है बेटा? क्या होती है? हमेशा याद रखना कि ऐसी कंट्रीज में क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशन होगा, संविधान होगा। कॉन्स्टिट्यूशन होगा, क्या होगा? संविधान होगा, क्योंकि उस किताब के अंदर पहले से ही लिखा होगा कि किसको क्या काम करना है, ताकि कोई लड़ाई ना हो। उसमें पता होगा कि लेजिस्लेचर लॉ बनाएगी, एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट कराएगी और जुडिशरी जजमेंट देगी। कोई दिक्कत यहां तक में? बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, कुलदीप कह रहे हैं मैम नोट्स बनाने पड़ेंगे या ऐप पर मिल जाएंगे? ऐप पे मिल जाएंगे। 3 दिन तो ऐप पे मिलेंगे, उसके बाद आपको जो पेड बैच वाले होंगे उनको मिलेंगे, बाद बाकी आपको पता ही है कि बाकियों को सेल्फ बनाने पड़ेंगे। कोई दिक्कत? हाँ, पहली बार आपसे क्लास लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, बहुत बढ़िया। हाँ बहुत बढ़िया श्रुति, अ रूल बुक फॉर ऑल पीपल।
एग्जीक्यूटिव का कुछ एग्जाम्पल दूं, नॉलेज न्यूज कह रहे हैं एग्जीक्यूटिव का कुछ एग्जाम्पल दूं। एग्जीक्यूटिव का मतलब है बेटा, देखो संसद में बना लॉ, लॉ बन गया, अब एग्जीक्यूट कौन कराएगा? तो एग्जीक्यूटिव के बेस्ट एग्जाम्पल होते हैं आईएएस पीसीएस ऑफिसर। देखें ऊपर से डंडा चलता, अब कैसे नहीं करा रहे हो उस काम को, पूरा करवाओ, पकड़ो उनको, करो सस्पेंड। जिनने गोली चलाई है, कल में मामला जो चल रहा है, कल की बड़ी चर्चित खबर रही है, नेशनल छोड़ो इंटरनेशनल लेवल पे हो गया है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में ऊपर से जो लॉ आया, ऑर्डर आया, उसको लागू कौन करवाएगा, एग्जीक्यूट कौन कराएगा? तो सारे आईएएस पीसीएस सब लग गए भैया कि भैया पहले तो इन्हें सस्पेंड करो और वो पकड़ो उनको, कौन थे कौन नहीं थे और क्या इनके पीछे का मामला है। तो वो जो भी कानून बना उसको एग्जीक्यूट कराने वाला, उसको धरातल पर आम जनता तक पहुंचाने वाला, वो आईएएस ऑफिसर, वो पीसीएस ऑफिसर, वो मंत्री जो उस लोकल जगह से चुना हुआ है, वो सब एग्जीक्यूटिव में आते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? कोई दिक्कत हुई, कोई परेशानी तो नहीं हुई? ठीक है, आ जाओ। ठीक है, अब समझो यहां से। अब बेटा इंडिया भी भैया डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम भी आजाद हुए। आजादी से पहले जब अंग्रेज बागड़ बिल्ले हमारे सिर पे तांडव कर रहे थे ना, तभी हमारे दिमाग में थी कि यार नहीं, जब भी हमें आजादी मिलेगी ना, हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और इतना जोर का जबरदस्त कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे कि भारत की जनता के एकदम आत्मा तृप्त हो जाए कि हाँ हमें कुछ अधिकार मिले। तो कहानी शुरू करते हैं, पूरे वर्ल्ड से कॉन्स्टिट्यूशन की कहानी शुरू होती है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का आइडिया पहले किसके दिमाग में आया। तो यहां नोट करेंगे 1215 में इंग्लैंड का एक राजा था, इंग्लैंड का राजा जॉन, इंग्लैंड का राजा जॉन। ये इंग्लिश मीडियम वालों को इतना समझ में आ जाएगा ना गुड्डा कि इंग्लैंड का किंग जॉन। जहां मुझे लगेगा बिट्टू कि ये टर्म आपको समझने में नहीं आएगा, वहां मैं उसे इंग्लिश में खुद लिखवाऊंगी, ठीक है ना। बाकी बिल्कुल मैं ऐसी लैंग्वेज में लेके चलूंगी जहां आपको, हिंदी वालों को, इंग्लिश वालों को, किसी को कोई दिक्कत ना हो। तो ठीक है, 1215 में इंग्लैंड का राजा था जॉन, ठीक। उसने क्या करा, अपने दरबारियों को, अपने दरबारियों को यानी कि कॉर्टिशियंस को, कोर्ट में जो लोग रहते थे, कॉर्टिशियंस को क्या दे दिया, कॉर्टिशियंस को अधिकार पत्र दिया कि आज से तुम्हें ये काम करने का अधिकार है। अधिकार पत्र या जिसे आप मैग्ना कार्टा बोलते हो, क्या कहते हो, मैग्ना कार्टा कहते हो, वो दे दिया, या आप जिसे क्या कहते हो, मैग्ना कार्टा दिया, जारी किया या दिया, ठीक है। इसका मतलब इंग्लैंड के राजा जॉन ने अपने कोर्ट में रहने वाले, अपने दरबार में रहने वाले दरबारियों को यह कहा कि आज से तुम्हें ये काम करने के अधिकार हैं। तो उन्होंने कहा होगा कि बाबूजी देखो, आप तो बोल देते हो यहां से, अब महल के अंदर आप कह देते हो कि तुम जाओ और तुम्हें वहां से बगीचे से फूल तोड़ने का अधिकार है, लेकिन उधर जो फुलवारी वाले भैया हैं वो डंडा बजाते हैं। तो बोले कोई दिक्कत नहीं है, रिटन में दे देता हूं तुम्हें, समझ रहे हो ना। तो यहीं पे इंग्लैंड के राजा जॉन ने अपने दरबारियों को, कॉर्टिशियंस को क्या दिया था, एक मैग्ना कार्टा अधिकार पत्र दिया था कि तुम्हें ये अधिकार होंगे, और वो रिटन में दिया था, ठीक, ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो ये विश्व में, पूरे वर्ल्ड के अंदर माना जाता है कि पहली बार था कि किसी ने जब रिटन फॉर्म में ये डिसाइड किया था कि लोगों के पास क्या होने चाहिए, राइट्स होने चाहिए, चाहे अपने केवल दरबारियों को दिया था। फिर पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ही कंट्री है, यूएसए, यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका पहला देश था, फर्स्ट कंट्री बना, पहला देश बना जिसने क्या करा बेटा, फर्स्ट कंट्री बना जिसने 1789 में क्या करा, लिखित संविधान रखा, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया अपने लिए, लिखित संविधान, ठीक, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, लिखित संविधान यानी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, कि हर चीज लिख दी है, कोई भी बात, कोई भी रूल बोला नहीं गया है, हर चीज लिख दी गई है, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो, सबको सबके काम पता हो, कोई किसी के दूसरे के एरिया में ना घुसे। बहुत स्पष्ट है कि जब मम्मी ये चीज रिटन में घर के अंदर लगा देती है कि ये झाड़ू पोंछे का काम तुम्हारा, बर्तन तुम्हारी बहन साफ करेगी, शाम के कपड़े वो सुखाओगे तुम, प्रेस तुम करोगे, शाम का खाना तुम्हारी बहन बनाएगी, ये रिटन में हो गया, तो तुम्हारे घर की एक कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है और वो रिटन में है। तो जो नहीं करेगा कान उसके खींचे जाएंगे। आ रही है बात समझ में? तो
वैसे ही पूरे वर्ल्ड में यूएसए यानी अमेरिका पहली कंट्री बना जिसने 1789 में अपने यहां रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेट शुरू किया। और उसको देखकर बाकी सब देशों को भी लगा कि हाँ यार, बातें वर्बली नहीं होनी चाहिए, रिटन में होनी चाहिए। तो अब आओ इंडिया पर, अब कहां आओ, भारत पर आ जाओ बेटा जी, भारत में। तो भारत के अंदर, हमारे प्यारे भारत के अंदर यहां कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड कैसे कैसे उठी, यहां कब कब हमने कहा कि भारत के अंदर भी हमें क्या चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, हमारे यहां पे भी संविधान होना चाहिए, हमारे यहां पे भी नियम कायदे कानून जो हो वो लिखित रूप में हो। तो ध्यान से सुनेंगे। तो भारत के अंदर सबसे पहले आप समझेंगे अप्रत्यक्ष मांग उठी, किसकी, संविधान की। अप्रत्यक्ष का मतलब डायरेक्टली किसी ने संविधान नहीं मांगा है, इनडायरेक्ट वे में किसकी बात कर रहे हैं कि हमारी कंट्री के लिए क्या होने चाहिए, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए, इसकी बात उठ रही है। तो अप्रत्यक्ष मांग यानी कि इनडायरेक्ट डिमांड कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे पहली बार उठती है जब बाल गंगाधर तिलक जी 1895 में स्वराज बिल, स्वराज विधेयक प्रस्तुत करते हैं। स्वराज का मतलब होता है स्व का मतलब में हमारा, और राज का मतलब हमारा खुद का राज। अंग्रेजों को कह देते हैं कि ओ सुनो भाई, बस बहुत हुआ, दिमाग मत खराब करो, हमें अब अपना राज चाहिए। ठीक साहब। अब जब एक बात बताओ बेटा, जब तुम अपना राज लेकर आओगे तो कुछ नियम कायदे कानून बनाओगे कि भेड़ बकरी की तरह पूरी जनता को ढोर की तरह हाँक दोगे? नहीं हाँकोगे ना। कुछ नियम कायदे कानून बनाओगे कि कैसे क्या करा जाएगा। तो यहां लिखेंगे कि अप्रत्यक्ष मांग या इनडायरेक्ट मांग सबसे पहले किसने की, तो यहां लिखेंगे 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने। उन्होंने ये नहीं कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, उन्होंने कहा, बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया, स्वराज बिल प्रस्तुत किया। स्वराज बिल यानी कि स्वराज विधेयक प्रस्तुत किया। स्वराज विधेयक कि हमें हमारा खुद का राज चाहिए। ठीक है। और जब राज चाहिए तो इसके अंदर बात क्लियर थी कि भैया हमें अपने खुद के लिए एक रूल बुक भी बनानी होगी आगे चल के। फिर उसके बाद बात आती है 1906 में दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी, नाम जानते होंगे, सभी ने सुना होगा। दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता का सेशन था आईएनसी का, कलकत्ता सेशन में किसका, कांग्रेस का, किसका, आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता वाले सेशन में यह पहली बार कहा कि हमें स्वराज चाहिए। स्वराज चाहिए का मतलब समझ रहे हो, हमें खुद का राज चाहिए। अंग्रेज बागड़ बिल्लो भाग जाओ, हमें अपना राज चाहिए, हमें आजादी चाहिए। अब फिर से कह रही हूं, ये डायरेक्टली नहीं कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, क्या कह रहे हैं, हमें स्वराज चाहिए। स्वराज को अंग्रेजी में भी स्वराज कहेंगे। स्वराज चाहिए यानी हमें हमारा खुद का होम रूल चाहिए, हम खुद राज करेंगे। आ रही बात समझ में? और जब बेटा हम राज करेंगे तो यहां से हम मूर्ख तो है नहीं, कुछ नियम कायदे कानून हम बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, वही वाली बात है। तो 1906 में दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता सेशन किसका, आईएनसी में, आईएनसी के कलकत्ता सेशन में पहली बार किसकी मांग की, स्वराज की डिमांड की। स्वराज की क्या की, डिमांड की, डिमांड। तो ये पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने स्वराज की मांग की थी, कांग्रेस के मंच से उठी थी स्वराज की मांग। लेकिन ये डायरेक्ट डिमांड नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, ये इनडायरेक्ट डिमांड है कि पहले हमें खुद का राज दे दो, हमें आजादी दे दो, फिर हम अपने रूल्स रेगुलेशन खुद बनाएंगे। अब दादा भाई नौरोजी ने ये स्वराज टर्म लिया कहां से था, तो याद रखेंगे बेटा जी, दादा भाई नौरोजी ने यह टर्म यानी यह शब्द कहां से लिया था, तो दयानंद सरस्वती की किताब है एक, दयानंद सरस्वती जी की बुक, जी की कौन सी बुक, बुक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। बुक का नाम क्या है बेटा जी, सत्यार्थ प्रकाश। अच्छा, सत्यार्थ प्रकाश अंग्रेजी में भी सत्यार्थ प्रकाश ही रहेंगे और दयानंद सरस्वती जी अंग्रेजी में भी दयानंद सरस्वती जी ही कहलाएंगे। ठीक है। तो इसीलिए ये मत कहना कि मैम यहां समझ में नहीं आया, जो चीज नहीं समझ में आई वो मैंने आपको बता दिया। बिल यानी विधेयक होता है, ये मैंने लिखा दिया था। ठीक है ना। हाँ जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ,
तो यहां पर दादा भाई नौरोजी ने 1906 में कलकत्ता में एक सेशन हो रहा था, किसका, कांग्रेस का, उसमें कहा कि भैया हमें चाहिए स्वराज, पहली बार मांग उठी है। और दादा भाई नौरोजी खुद कहते हैं कि ये शब्द उन्होंने दयानंद सरस्वती जी की बुक सत्यार्थ प्रकाश से लिया था। ठीक है, तो यानी कि दादा भाई नौरोजी से बहुत पहले दयानंद सरस्वती जी ने खुद कह दिया था कि भारत के अंदर क्या होना चाहिए, स्वराज होना चाहिए, यानी भारतीयों का खुद का राज होना चाहिए। कुल मिला के यहां अभी तक आजादी की बात आ रही है, लेकिन जब भी कोई देश आजाद होगा तो जाहिर सी बात है बेटा, डेमोक्रेटिक कंट्री होगी, तो डेमोक्रेटिक कंट्री होगी, इंडिपेंडेंट कंट्री होगी, तो फिर वो वहां पे अपने यहां पे रिटन में कॉन्स्टिट्यूशन रखना चाहेगी। इसीलिए इसे मैं इनडायरेक्ट डिमांड कह रही हूं, क्योंकि संविधान बनाना है ये डायरेक्टली नहीं बोला जा रहा अब तक। यहां तक समझ में आया? यहां तक में कोई दिक्कत हो तो बताओ, ये बातें याद रहेंगी। अब ध्यान से सुनो नेक्स्ट बात। यहां तक के बाद में अब कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो क्या होता है, 1922 में गांधी जी कह देते हैं कि जिस दिन भारत के अंदर स्वराज होगा, यानी हमारा खुद का राज होगा, तो उस दिन जो देश होगा हमारा वो इंडियंस की इच्छाओं के अकॉर्डिंग होगा, ना कि ब्रिटेन जो जैसा चाहेगा वैसा बना देगा। ठीक है साहब, ये बात भी आई गई चली जाती है, बातें चलती रहती हैं कि इंडिया को स्वराज चाहिए और हम अपने रूल्स एंड रेगुलेशन खुद बनाएंगे। अंग्रेज ये कहते हैं अरे बोलते रहते हैं, इनका क्या है, ये तो कब से ही बोल रहे हैं, 1857 से बोल रहे हैं, इनकी नहीं सुननी, रूल करो रूल करो, वो रूल करे जा रहे हैं। ठीक, अब क्या होता है ये जरा याद करो, 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है। याद है बेटा, साइमन कमीशन भारत आया। साइमन कमीशन क्या हुआ, भारत आता है। कब की बात है बेटा जी, ये बात है 1928 की। अब साइमन कमीशन भारत आया, हमने तुरंत कह दिया, हम तो पहले मूड में थे, स्वराज चाहिए, हम तो तब से ही मूड में थे, भैया हमें चाहिए स्वराज, आजादी दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। जैसे ये आया, ये सातों के सातों कौन थे, गोरे लोग, अंग्रेज बागड़ बिल्ले, हमने कह दिया अब भागो यहां से, गो बैक साइमन, नारे लगा दिए। अब उस समय साइमन कमीशन जब भारत आया, हमने कह दिया गो बैक साइमन, तो भारत सचिव था। भारत सचिव एक पोस्ट हुआ करती थी, इंडियन सेक्रेटरीट की पोस्ट हुआ करती थी। उसका नाम क्या था, उसका नाम था आपका, रुक जाओ, डेविड हेड था। ठीक है, बर्कले हेड, बर्कले हेड था। तो ये बर्कले हेड बोला हमसे कि ज्यादा बन रहे हो, अच्छा ज्यादा ही बन रहे हो, तो एक काम करो, अपने देश को, तुम्हें जिस दिन स्वराज मिले, जिस दिन तुम्हें आजादी मिले, तुम अपना देश कैसे चलाओगे, लाओ दिखाओ हमें, ऐसा एक रूल्स एंड रेगुलेशन का फॉर्मेट बना के दिखाओ, ऐसा एक संविधान का या ऐसे कानूनों का एक ड्राफ्ट ही बना के दिखा दो जिसे तुम्हारा पूरा भारत के लोग मान लें। इसने चैलेंज कर दिया बर्कले हेड ने। उस समय भारत सचिव था, उस समय ये क्या था, इंडियन सेक्रेटरीट था, अंग्रेजों की तरफ से भारत को रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक, इसने ऐसे एकदम चैलेंज सा कर दिया। इसने चैलेंज किया तो 1928 की ही बात है, मोतीलाल नेहरू जी, कौन, मोतीलाल नेहरू, संग में बोलना, मोतीलाल नेहरू जी ने कहा अच्छा बेटा ठीक है। तो 1928 में मोतीलाल नेहरू जी ने नेहरू रिपोर्ट लाके मुंह पे फेंक दी, ले बागड़ बिल्ले बर्कले, ये देख जिस दिन, और उसके अंदर उन्होंने क्या लिखा कि जिस भी दिन भारत का संविधान बनेगा उस दिन हम भारत के लोगों को क्या क्या देंगे, हमारे देश के रूल्स एंड रेगुलेशन में हम क्या क्या चीजें रखेंगे। मेरी बात समझ रहे हो ना, मेरी बात समझ रहे हो ना? हाँ, नेहरू रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू, चाचा नेहरू के पापा जी, ठीक ना? हाँ, तो मोतीलाल नेहरू जी ने 1928 में नेहरू रिपोर्ट पब्लिश की, नेहरू रिपोर्ट जारी की। इसे बोलते ही है नेहरू रिपोर्ट, क्यों? क्योंकि बर्कले हेड ने दिमाग में ज्यादा बुद्धि सरका दी। तो मोतीलाल नेहरू जी ने 1928 में नेहरू रिपोर्ट जारी की और उसके अंदर मोतीलाल नेहरू जी ने, कहा जाता है कि भारत का संविधान तो मत कहो, इसे कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं कहोगे, लेकिन बहुत सारी चीजें एक तरीके से एक ड्राफ्ट तैयार करके ऐसे मुंह पे दे के मारा, लो देखो। और उसके अंदर क्या लिखा था, एक प्रकार का, यहां लिख लें, एक प्रकार का मसौदा तैयार करके, मसौदा यानी ड्राफ्ट, कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार किया नेहरू जी ने। अब इसके अंदर क्या क्या था, नेहरू जी ने ये कहा कि इस मसौदे के अंदर क्या क्या बातें लिखी थी नेहरू जी ने, तो याद रखना, ये कहा था कि जब भी भारत इंडिपेंडेंट होगा और भारत के हाथ में अपने देश के लिए कानून बनाने की पावर आएगी,
तो भारत के अंदर होगा वयस्क मताधिकार। क्या कहा था उन्होंने? वयस्क मताधिकार जरूर होगा इसके अंदर, यानी कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी होगी, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी होगी, फ्रेंचाइजी। और भारत की आम जनता जो है, अल्पसंख्यक जो हैं, माइनॉरिटी, चाहे महिलाओं की जो दबे कुचले वर्ग हैं, अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटीज, इन सब को अधिकार मिलेगा, को विशेष राइट्स देंगे, विशेष अधिकार यानी स्पेशल राइट्स दिए जाएंगे, प्रिविलेजेस दिए जाएंगे। तो ये पहले ही क्लियर कर दिया, स्पेशल प्रिविलेजेस देंगे, ठीक है, प्रिविलेजेस देंगे, विशेष अधिकार देंगे, ये बात पहले ही क्लियर कर दी और पूरे देश के सामने पब्लिश भी कर दी। बोले ले देख बर्कले हेड, इसे एक्सेप्ट करते हैं भारतीय कि नहीं। तो कहते हैं कि पहली बार ये जो नेहरू जी ने, मोतीलाल नेहरू जी ने जो रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसे आप नेहरू रिपोर्ट कहते हो, 1928 की, उसी ने बहुत सारी चीजें क्लियर कर दी थी कि जब हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तो हम अपने दिमाग में रख के बैठ गए थे कि हमें ये चीजें रखनी है। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे यहाँ गरीब आदमी को वोटिंग का राइट नहीं दे रखा था। तो हमने ये सोचा हम तो अपने यहाँ पे सबको बराबर समझेंगे, क्या रामू, क्या श्यामू, क्या गीता, क्या मोहित, सबको बराबर मान के चलेंगे, ठीक है। और जो माइनॉरिटीज हैं, जो कि भारत के अंदर बड़ा दबा कुचला वर्ग है, उसको ऊपर उठाने के लिए बहुत सारे प्रिविलेजेस देंगे। तो ये सारी बातें इन्होंने रख दी। ये बात समझ में आ रही है? यहां तक समझ में आ रही है? हाँ, रजिया के पति अल्तूनिया कह रहे हैं मैम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग तो काफी लोगों ने की थी, अभी तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग पे आए ही कहां हैं हम? अभी तक तो नॉर्मली मैं आपको मुद्दा बता रही हूं कि इनडायरेक्ट मांग हो रही है, स्वराज की मांगे हो रही हैं, और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सब बताई जाएंगी। रजिया के पति तुम रुक जाओ, वरना तुम्हें भटिंडा कैथल में ले जाके और फिर तुम्हें पता है फिर क्या होगा, मान जाओ तुम, ठीक है, आ जाओ ठीक, आ जाओ आ जाओ। चलो, रजिया का पति अल्तूनिया, आए क्या बात है, ये है इतिहास पे पूरी जानकारी, ठीक है। आओ बाबूजी, अब देखेंगे प्रत्यक्ष मांग कब हुई, कि सिंपली मुंह पे ही कह दिया कि ऐसा है भैया, हम अपने देश के लिए क्या बना रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन हम किसी गली नुक्कड़ किनारे पे नहीं बनाएंगे। उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान बनाने के लिए हमें एक संविधान सभा की जरूरत है, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जरूरत है। तो ये प्रत्यक्ष मांग यानी डायरेक्ट डिमांड कब उठती है, जरा ये देख लें। डायरेक्ट डिमांड उठती है जब हम ये नहीं कहेंगे कि स्वराज चाहिए, कि अपना खुद का राज चाहिए, और राज जब हमारा होगा तो हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे ना। अब हमने कहा कि सुनो, ध्यान से सुनो अंग्रेजों, हमें चाहिए अपना संविधान। हम तुम्हारे रूल्स से नहीं चलेंगे कि तुम ब्रिटेन में लाके कह दोगे कि नहीं ये वाला रूल चलेगा, कि ये रजिया का पति अल्तूनिया होगा। नहीं, हमारा अपना रूल चलेगा कि अल्तूनिया की पत्नी रजिया होगी, जैसे भी लगाएंगे हम। तो बोले हम अपना संविधान बनाएंगे, अपनी रूल्स बनाएंगे, और अपने रूल्स बनाने के लिए तुम्हारे वहां से बन के नहीं आएगा, हमारे अपने लोग ही बनाएंगे। तो ये पहली बार संविधान सभा की मांग उठती है, डायरेक्ट डिमांड उठती है। लिखेंगे 1934 में M.N. रॉय। क्या लिखेंगे? M.N. रॉय, जिन्हें कहते हैं मानवेंद्र नाथ रॉय। M.N. रॉय या मानवेंद्र नाथ रॉय, लिखना चाहो तो लिख लीजिएगा, मानवेंद्र नाथ रॉय मैं बोल रही हूं। 1934 में मानवेंद्र नाथ रॉय ने पहली बार क्या की? प्रत्यक्ष मांग की। किसकी? संविधान सभा की। संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, संविधान सभा यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी उस असेंबली की मांग की। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की क्या की? मांग की। मेरी बात समझ पा रहे हैं? असेंबली की क्या की? मांग की, ठीक है। तो पहले कौन थे? मानवेंद्र नाथ रॉय थे, और ये मार्क्सवादी नेता थे, मार्क्सवादी विचारधारा, जो कार्ल मार्क्स की बातों पर चलते हैं, मार्क्सवादी नेता थे। इन्होंने सिंपल कहा कि भैया बहुत दिन हो गए हैं, हम बात करनी चाहिए कि अब हमारे देश के अंदर रूल्स और रेगुलेशन हमारे खुद के हों, तो एक संविधान हो हमारे देश का, और उसे बनाने वाले भी हम हों। तो पहली बार 1934 में ये बोले। कोई दिक्कत? M.N. रॉय। उसके बाद तुरंत
कांग्रेस को भी लगा। 1935 में कांग्रेस ने झंडा उठाया और कांग्रेस ने भी कहा कि भैया सुनो अंग्रेजों बागड़ बिल्लों, हमें चाहिए संविधान सभा, यानी हमें चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। 1934 में एक अकेला व्यक्ति बोल रहा है जिसका नाम है मानवेंद्र नाथ रॉय जी, जो ये कह रहे हैं कि भारत के अंदर संविधान सभा होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, जो भारत के लिए क्या बनाए, रूल्स एंड रेगुलेशन की एक किताब बनाए जिसके बेसिस पे भारत चले। अंग्रेज कौन होते हैं जो डिसाइड करेंगे कि हमारा देश का नियम कायदे कानून क्या होंगे? 1935 में यही बात किसके भेजे में आ जाती है? इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी के। तो 1935 में आईएनसी ने, आईएनसी यानी कि आईएनसी का मतलब ध्यान रखेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कांग्रेस ने भी संविधान सभा की मांग की। तो पहली बार कांग्रेस ने संविधान सभा की ऑफिशियल मांग कब की? तो याद रखेंगे 1935 में की। ठीक है, अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा रहता है, तो प्लीज ध्यान रखें, लक्ष्मीकांत के हिसाब से चला करें। पॉलिटी अगर पढ़ रहे हैं तो 1935 रहेगा। ठीक है, कहीं कहीं किताबों में 1936 लिखा रहता है, क्योंकि अलग अलग बुक्स पब्लिश होती हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपने हिसाब से जोड़ बदल कुछ ना कुछ करा हुआ देखते ही हैं हम, है ना? तो ये बात याद रखेंगे। ठीक है, ये बात अच्छी तरीके से याद रखेंगे। हाँ, कांग्रेस क्या है मैम? ये कांग्रेस क्या है? शाबाश, एक बच्चा पूछ रहा है कांग्रेस क्या है। बेटा कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी, आज देखा है आपने, भारत का इतिहास पढ़ा होगा बेटा आपने, तो सुना होगा कि कांग्रेस एक पार्टी थी जिसने कि भारत के अंदर इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता को दिलाने के लिए बहुत बड़े लेवल पर क्या करा था, आम जनता को जोड़ा था। तो कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी थी, आज भी है। आज भी कांग्रेस का पूरा नाम आईएनसी ही है। राहुल गांधी जी जिससे हैं, जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, वो कांग्रेस के ही हैं। तो कांग्रेस एक पार्टी है, ये स्वतंत्रता से पहले से है, स्वतंत्रता दिलवाने में इसका बहुत बड़ा रोल है बच्चे। ठीक है, ऐसा प्रश्न, ठीक है। अरे यार ये तुम भैया कितने इसके, ये देखो जेआर स्मार्ट स्टडी वाला, इनके समझ में ही नहीं आया, इनके समझ में ही नहीं आया। जब पहली बार पूछे कि किस व्यक्ति ने खुलकर संविधान सभा की मांग की, प्रत्यक्ष रूप से डिमांड की, डायरेक्ट वे में डिमांड की कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए जो भारत का संविधान बनाए, तो एमएन रॉय आएगा। पूछा जाता है कि कांग्रेस ने पहली बार कब डायरेक्टली डिमांड की थी, तो 1935 आएगा। उसके अलावा इधर उधर दिमाग नहीं लगाना है, उसके अलावा इधर उधर दिमाग नहीं लगाना। बेटा लक्ष्मीकांत चेक कर लेना, लक्ष्मीकांत अच्छे से चेक कर लेना, ठीक है। और उसके अंदर तुम्हें न मिले 1935 तो फिर बात कर लेना, ठीक है बेटा जी, तो फिर बात करना, ठीक है ना। अच्छे से चेक करो, ऑथेंटिक किताबों को फॉलो किया करो। मैं आपको पहले ही बोल रही हूं कि अलग अलग किताबों में अलग अलग मामला रखा रहता है, इसीलिए इस चीज को भी समझ लेना है। हाँ, गांधी जी ने की थी ना, मैंने कहा ना आपको 1922 में कही थी गांधी जी ने बात, 1922 में मैंने आपको वर्बली बोला था इस बात को। अब उसके बाद क्या होता है 1935 में, अब जैसे ही आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ये डिमांड करती है, तो अंग्रेजों के सिर में खुजली हो जाती है। ये कहते हैं यार कांग्रेस बोल रही है, तो यार ये कह रहे हैं संविधान सभा चाहिए, तो ये तो दिक्कत करेंगे, इनके साथ तो बहुत भारत की जनता जुड़ी हुई है। पर अंग्रेज कहते हैं अरे बोलने तो बोलते तो ये बहुत कुछ है, हमने इनकी कौन सी डिमांड आज तक पूरी की है, तो रहने दो, कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे करके ये कान से उड़ा देते हैं। क्या कर देते हैं? कान से, हाँ ये बात याद रखना, ये कान पे से उड़ा देते हैं, अंग्रेज हमारे कान पे से उड़ा देते हैं। तो फिर 1937 में आईएनसी फिर से यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस फिर से फैजपुर में, कहा फैजपुर में क्या करती है, एक सेशन करती है, और फिर वहां डिमांड उठती है। सेशन में फिर से संविधान सभा की डिमांड उठी। फिर से किसकी डिमांड उठी कि भैया एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाओ जो हमारे देश के लिए क्या बनाएगी, संविधान बनाएगी, नियम कायदे कानून बनाएगी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की क्या उठी, डिमांड उठी, मांग उठी, असेंबली की मांग उठी मांग उठी। कोई दिक्कत, यहां तक कोई परेशानी? बहुत बढ़िया। हाँ फैजपुर, ठीक, फैजपुर अच्छे तरीके से। बेटा मैंने आपको क्या कहा
मैंने आपको पहले ही कह दिया 1936 गलती से भी मत कहो, नहीं है तो जाके एकदम दुकान पे लक्ष्मीकांत खरीद के पढ़ लेना, अगर यहां भरोसा नहीं है तो तुमसे ज्यादा ही जानते हैं। ये पहले अगर मैंने खुद ही बोल दिया कि किताबों में इसे 1936 लिखा रहता है तो इसका मतलब और किताबें जिनसे तुम पढ़ के बैठे हो वो मैंने भी देखी हैं, है ना। तो वो मैं यही क्लियर कर रही हूं कि लक्ष्मीकांत से सटीक किसी भी किताब में कुछ नहीं होता, 1935 है। दोबारा जाओ, एक बार किताब टटोलो और उसको फाइंड आउट करो, ठीक है। तो ये मेरा आपसे करबद्ध निवेदन रहेगा कि जब तक आपको न पता हो तब तक ऐसे ये मत करिएगा कि मैम 1936 होगा, क्योंकि आप पढ़ते हो छोटी मोटी किताबों से, टीचर्स के पास आपसे ज्यादा ऑथेंटिक वेरिफिकेशन के सोर्सेज होते हैं, ठीक। आ रही बात समझ में? चलो बहुत बढ़िया, हाँ यहां तक समझ में आ गया, ठीक 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 ठीक, यहां तक समझ में आ गया, सबके समझ में आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल, जीके जीएस नेहरू रिपोर्ट को ब्लूप्रिंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं, कहा जाता है, ठीक है, ठीक। आ जाओ अब आगे बढ़े। तो 1937 में आईएनसी के फैजपुर सेशन में भी फिर से डिमांड करते हैं, और 1938 की बात आती है कि जब सुभाष चंद्र बोस, कौन बोस साहब, सुभाष चंद्र बोस साहब क्या कहते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं कि भारत का जब भी कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा या भारत की जब भी संविधान बनेगा तो उसमें हम लोगों को क्या देंगे, वयस्क मताधिकार देंगे, और उसमें हम अंग्रेजों का कोई हाथ नहीं लेंगे। तो 1938 में सुभाष चंद्र बोस भी कह देते हैं कि भारत का संविधान क्या देगा, भारत का संविधान बिना बाहरी हस्तक्षेप के, शॉर्ट में लिख लो, बिना बाहरी हस्तक्षेप के बनेगा, बिना बाहरी हस्तक्षेप के बनेगा, इंग्लिश में भी लिखा दूंगी, बाहरी हस्तक्षेप यानी कि एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, बाहर का कोई आदमी नहीं होगा, भारत के लोग ही बनाएंगे, के बनेगा और लोगों को क्या मिलेगा, वयस्क मताधिकार, लोगों को क्या मिलेगा, वयस्क मताधिकार यानी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी मिलेगी, यानी हर वयस्क यानी एक उम्र का व्यक्ति भारत के अंदर, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, लूला हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, काना हो, उसको सबको वोटिंग राइट मिलेगा और लोगों को वयस्क मताधिकार मिलेगा। ये बात वहां पे भी उठी, यानी कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी यूएएफ मिलेगी। कोई दिक्कत यहां तक में? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक ठीक है। आ जाओ, अब यहां तक की कहानी समझ में आई, ठीक है साहब। हमने धनाधन डिमांड की है कि हमें चाहिए क्या, कॉन्स्टिट्यूशन। अब अंग्रेज कह रहे हैं बोलने दो यार, क्या दिक्कत है, ये 1935 में बोल लें, ये 1937 में बोल लें, ये 1938 में बोल लें, हमें तो देना ही नहीं है, हम तो इन्हें कब से चूरन चटनी चटाते आ रहे हैं। तो अंग्रेजों ने कान पे से उतार दिया। अब लेकिन है ना, ऐसी सिचुएशन आ गई कि अंग्रेजों के पिताजी को भी हमारी बात माननी पड़ेगी। होता क्या है, 1939 से लेकर 1945 तक क्या चलती है बेटा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो जाती है। क्या हो जाती है? द्वितीय विश्व युद्ध हो जाता है। अब हम समझ गए, बोले हमारी मांग नहीं मान रहे हो कि हमें अपने देश चलाने के लिए अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है और उसके लिए हम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे, संविधान सभा। अंग्रेजों ने ये कह दिया था हाँ दे देंगे दे देंगे दे देंगे। अब क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गई तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दो खेमे बन गए पूरे विश्व में। एक तरफ है एक्सिस पावर्स जिसे कहते हो आप धुरी राष्ट्र, क्या कहते हो, धुरी राष्ट्र कहते हो। और एक तरफ है आपके मित्र राष्ट्र जिन्हें कहते हो अलाइड पावर्स, क्या कहते हो, अलाइड नेशंस या अलाइड पावर्स, कुछ भी कह लीजिए। तो एक तरफ तो आ गए बेटा कौन, जापान, जर्मनी और इटली। जापान, जर्मनी और इटली ये लड़ने के लिए बैठ गए। यहां जर्मनी में बैठा हुआ है कौन, हिटलर। और एक तरफ पावरफुल नेशन जो अलाइड नेशन थे उनमें कौन है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, अमेरिका है। फ्रांस है, ब्रिटेन है, यूएसए, अमेरिका है, हॉलैंड है, बेल्जियम है। कौन कौन है, हॉलैंड है, बेल्जियम है। ये सब एक तरफ हैं। अब सिचुएशन क्या है बेटा, अब इन्हें पता है, ये अंग्रेजों को पता है कि यार हमें जरूरत पड़ेगी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडियंस की। तो ये इंडियंस से कह रहे हैं कि देखो जी वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई है और चलो हमारा साथ देने के लिए, ये गंदे लोग हैं,
इनको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। ये देखो कैसे दुनिया पे, मानवता पर, ह्यूमैनिटी पर दुनिया भर का अत्याचार कर रहे हैं। अब इंडियंस कह रहे हैं, वो जो बोले थे ना पहले, सुने थे ना कि संविधान सभा चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए भारत के लिए। अब भारत के लोग अपने रूल्स एंड रेगुलेशन पे चलेंगे, वो बनवाओ। ये कह रहे हैं यार मान जाओ यार, बनवा देंगे बनवा देंगे। हम कह रहे हैं नहीं, पहले बनवाओ। तो क्या हुआ, जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, ये अंग्रेज एकदम ऐसे जो हंस रहे थे ना हम पे, कह रहे मांगने दो इन्हें, इन्हें कि मैंने इन्हें मांगने से क्या होता है, ये तुरंत ऐसे आ गए कि यार मान जाओ, हमारे साथ में आ जाओ, लड़ाई वड़ाई करवाने में हमारी मदद करा दो, हम पीट दिए जा रहे हैं बहुत बुरी तरीके से, आ जाओ। तो ये बेचारे ऐसे एकदम हाथ जोड़ के आ गए कि मान जाओ। तो क्या आता है, अगस्त प्रस्ताव आता है। बेटा देखो, अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या भारत की संविधान सभा कैसे बनी है, यहां तक शुरू से लेके एंड तक की जर्नी नहीं समझ पाओगे तो जीवन भर रट्टा मारोगे बस। जो जनरली बच्चा क्या करता है, रट्टा ही मारता आता है, क्योंकि उसको क्या लगता है कि अरे रट लो संविधान सभा। अच्छा, एम एन रॉय पहली बार बोले 1934 में, फिर 1935 में वो बोले, ठीक है यार, वो ठीक है, नेहरू जी बोल गए थे यार 1935 में, उनने भी कह दिया था, फिर 1937 में भी वो कहा, फिर 1938 में सुभाष चंद्र बोस भी बोले, ठीक है। ये रट लेता है कि संविधान की स्वराज की पहली मांग कब हुई थी, कि भैया सबसे पहले दादा भाई नौरोजी बोले थे। लेकिन बेटा रट लेने से कोई काम नहीं बनता कि कैबिनेट मिशन के बेसिस पे भारत के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा बनी। नहीं, पहले पूरी जर्नी समझो, पूरी जर्नी समझो, ताकि जब क्वेश्चन अभी बताऊंगी ना कि क्वेश्चन कैसे बनता है, तो वहां पे आपके दिमाग में पूरी कथा कहानी होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगस्त प्रस्ताव क्या होता है, उस समय भारत के अंदर होता वाइस रॉय, जिसका नाम था लिनलिथगो। क्या नाम था, लिनलिथगो। लिनलिथगो ये था बेटा वाइस रॉय। इसने कहा यार बात मान जाओ यार, तुम लोग आईएनसी वालों, तुम कहोगे पूरे देश के अंदर से लोग मान जाएंगे। तो इसने क्या करा, अगस्त प्रस्ताव, इसे अगस्त प्रपोजल भी कहते हैं, ये लेकर आया। कब लेकर आया, 8 अगस्त 1940 के अंदर, 1940 के अंदर। और इसका एम क्या था, इस अगस्त प्रस्ताव का एम था कि भारत जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन की तरफ से पार्टिसिपेट करे। भारतीय सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन की तरफ से क्या करे, यानी इंग्लैंड की तरफ से पार्टिसिपेट करे, भागीदारिता ले, ठीक है, भाग ले। हमने क्या कह दिया कि हमारी बातें मान लो, तो ये क्या बोले, हाँ बनवा देंगे। इसने क्या कहा, जब हमने कहा ना हमें चाहिए संविधान, हमारी डिमांड क्या थी बेटा, हमारी डिमांड क्या थी, संविधान सभा। हमारी डिमांड क्या थी, पहले संविधान सभा, ठीक, संविधान सभा दो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनवाओ हमारी। तो ये क्या बोले, विचार करेंगे। ये क्या बोले, विचार करेंगे। तो इनकी तरफ से क्या रिप्लाई आया, अंग्रेजों की तरफ से, इंग्लैंड की तरफ से क्या था, विचार करेंगे। क्या रहा बेटा इनका, विचार करेंगे। अब हम जानते थे कि ये फिर से विचार करेंगे का मतलब है लॉलीपॉप दे रहे हैं। ये कहने लगे युद्ध के बाद विचार करेंगे, युद्ध के बाद बनवा देंगे, युद्ध के बाद। बोले विचार कर रहे हैं, युद्ध के बाद तुम्हारे लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनवा देंगे, तुम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, देश चलाना। ये गोली थी। ये बोलते हैं ना गालिब साहब, हमें पता है जन्नत की हकीकत, लेकिन हमें पता है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल भी अच्छा है। तो जब इन्होंने ये कह दिया कि विचार करेंगे, हम समझ गए कि ये जो शुरू से लॉलीपॉप देते आ रहे हैं ये फिर लॉलीपॉप दे रहे हैं। हमने कहा भागो, हम नहीं आते तुम्हारे साथ में। तो भारतीयों ने क्या कर दिया बेटा, रिजेक्ट कर दिया। भारतीयों ने क्या कर दिया, आईएनसी ने, रिजल्ट लिख लेना यहां, रिजल्ट क्या निकला, आईएनसी ने डिनाई किया। आईएनसी ने क्या कर दिया, डिनाई, बोले गारंटी दो, ऐसे नहीं है, विचार करेंगे। ये होता है ना घर में, पापा यूं कह देते, आप कहते पापा वो बुलेट लेनी थी, 60,000 मुझ में, बाकी आप सोचते हैं बेटा। सोचते हैं का मतलब ये, पापा ने कह दिया भग जाए यहां से, मूड मत खराब कर, सीधे बोल नहीं रहा हूं क्योंकि तुझसे ही 10 काम और करवाने होते हैं घर के, तो तुझे बोल नहीं रहा हूं, लेकिन करके नहीं दूंगा। तो यहीं पे अंग्रेजों ने ये वाली बात कर दी। आज मेरे हिसाब से टाइम थोड़ा वो चला गया है, कल करवाएंगे आगे की कहानी।
कि कैसे हम संविधान सभा तक अंग्रेजों की गर्दन पकड़ते हुए लेकर आते हैं। अगस्त प्रस्ताव आएगा, हमने मना कर दिया। ये हमें लॉलीपॉप दे रहे थे, हमने कह दिया बहुत खाली, अब नहीं खाते। फिर क्रिप्स मिशन आएगा, क्रिप्स की चिप्स फटेगी, वो आएगा, उसकी बड़ी इज्जत थी भारत में स्टेफोर्ड क्रिप्स की, वो कहेगा यार मान जाओ, उसकी थोड़ी बहुत हम सुन लेते हैं, वो कल समझेंगे कहानी। तो मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से क्लास समझ में आई होगी। इससे रिलेटेड मैं कल आपको जो क्वेश्चन बनवाऊंगी आपको समझ में आएगा कि देखो कैसे क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। तो बी प्रिपेयर्ड, अच्छे से इसको पढ़ के आना। क्लास कैसी लगी ये ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताना। और बेटा ध्यान रखो, ऑथेंटिक किताबों से पढ़ा करो, ऑथेंटिक सोर्सेस से पढ़ा करो। और अगर पॉलिटी पढ़नी है तो एम लक्ष्मीकांत से बेहतर कोई किताब कभी नहीं आई है, सबसे बेहतरीन किताब है। और आपके पास जो कंटेंट होता है वो लक्ष्मीकांत से रिलेट करते हुए होता है, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं कल। टिल द टाइम, बाय बाय, लव यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।